बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास था और वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। एयर मार्शल ज़हीर बाबर संधू, जिनकी रिटायरमेंट की उम्र जो है वो पूरी होने वाली है, लेकिन हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान जिस तरीके से पाक फ़ज़ाइया ने उनकी क़यादत के अंदर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, हिकमत अमली जिस तरीके से अपनाई गई और जिस तरीके से भारत की फ़ज़ाई जो बरतरी थी उसके परखचे उड़ाए हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने के बावजूद भी वो अपने ओहदे के ऊपर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते रहेंगे। उनकी जो रिटायरमेंट है उसको होल्ड कर लिया गया है और उन्हें उसके ऊपर मज़ीद जो है वो तौसीह दे दी गई है। इसके साथ साथ 66 साल बाद पाकिस्तान के अंदर एक ओहदा फिर से किसी को दिया गया। आज से 66 साल पहले एक ही शख्सियत थी पाकिस्तान के अंदर जिनको फील्ड मार्शल का ओहदा मिला था, अयूब खान। और अयूब खान के बाद पाकिस्तान में फ़ील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तफवीज़ किया गया है। वज़ीर आज़म ने मुशावरत मुकम्मल की सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के साथ और फिर ये फ़ैसला किया गया कि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल का ओहदा तफवीज़ कर दिया जाए। फ़ील्ड मार्शल का ओहदा किसी ऐसी शख्सियत को दिया जाता है कि जो वतन के लिए दिफा के महाज के ऊपर, सालमियत के महाज के ऊपर या फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के महाज के ऊपर कारकर्दगी जो है वो इस तरीके की मौसर दिखाए कि मुल्क के तारीख़ के अंदर उसका नाम जो है वो सब्त रहे। तो इसी बुनियाद के ऊपर आसिम मुनीर साहब को 5 स्टार जनरल का ओहदा तफवीज़ किया गया है। अमूमी तौर पे 4 स्टार जनरल होते हैं किसी भी फ़ौज की कमान हासिल करने वाले, लेकिन उससे बरतर जो ओहदा होता है वो फील्ड मार्शल का होता है और सेरेमोनियल ये ओहदा है। और अगर आर्मी एक्ट 1952 को देखें तो इसमें हुदूद क़ुयूद जो हैं वो वज़ा नहीं किए गए कि रिटायरमेंट की हद क्या होती है। तो बादियुन नज़र में ये ओहदा ताहयात दिया जाता है। नए आर्मी चीफ़ भी आ जाएंगे, लेकिन आसिम मुनीर साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल के ओहदे पे बराजमान रहेंगे अनटिल अनलेस के हुकूमत और सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि वो कब तक इस ओहदे को बरकरार रखें। तो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मंजरनामे के ऊपर भी बात करेंगे। बैनुल अक़वामी जो डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करने वाला है, इस ज़मन में भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज के जो फ़ैसले हैं ये पाकिस्तान में छोड़िए कि क्या पैगाम है, पाकिस्तान में छोड़िए कि क्या बातें हो रही हैं, छोड़िए कि फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पे तैनात होने के बाद आसिम मुनीर साहब का कद किस हद तक बढ़ गया या उनकी ज़िम्मेदारियाँ किस हद तक बढ़ गई, ये बताइए कि भारत में कितनी खलबली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद आबाद। बात यह है कि भारत के अंदर ना सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारत के अंदर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी आसों उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तमाम भारतीय चैनल लगा के देख लें आप, तमाम भारतीय हुकूमत के ज़िम्मेदारान के बयान सुन लें, उनको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं हो क्या गया है। अच्छा, आप अपने मुल्क में जिसको जो मर्ज़ी तरक्की दें, हमें कोई इस पर नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो इनके आर्मी चीफ है ना, उनको बेशक 7 स्टार लगा दें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे यहाँ पर हमने एक जंग जीती है और जीती हुई जंग का इनाम जो है वो आवाम की मोहब्बत से भी है, और अगर इनाम वो 5 स्टार की सूरत में मिलता है तो यासर ये एक एजाज़ की बात है। और ये कांटों की सेज है, ये फूलों की सेज नहीं है। इसमें दिन रात आपको जागना पड़ता है, हर वक्त जंगी सूरत हाल में तैयार रहना पड़ता है। आपको यह नहीं कहना पड़ता कि खाना है, आपको यह नहीं कहना पड़ता कि जनाब आओ, आपको हर वक्त, आपको ईद के रोज़ भी किसी ना किसी बॉर्डर पे होते हैं। आप हर वक्त, हर त्यौहार आपका जो होता है वो किसी ना किसी सरहद पे गुजरता है अपने जवानों के साथ। और जब मुल्क के दिफा की बारी आती है तो फिर आप घर वालों को यह कह के जाते हैं कि शायद ये आज हमारी आखिरी अलविदाई मुलाकात है।
और आप जाते एक शहादत के जज्बे से हैं, तो ये कांटों की सेज है, ये कोई इतना आसान नहीं है, ये इनाम नहीं मिला, बल्कि ये एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि जिसके बाद जो चंद लम्हे आराम के थे वो भी ख़त्म हो गए, जो चंद लम्हे सुकून के थे वो भी ख़त्म हो गए, बल्कि मैं इसे कहूँगा कि अब एक लंबी जिम्मेदारी मिल गई है। अब बहुत से ऐसी चीज़ें ज़ुम्मे पड़ गई हैं कि जिसका फैसला, जिसका मेरिट और जिसको बेहतर करना अब मज़ीद इनके लिए हो गया है। और आज की देखें, दो बड़ी खबरें हैं यासर। सबसे बड़ी खबर ये आर्मी चीफ साहब वाली, उसके बाद दूसरी बड़ी खबर है इमरान खान की। क्या आज इमरान खान ने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, डील नहीं करेंगे। वाज़ेह क्या इमरान खान ने डील नहीं करेंगे। अच्छा, ये बात अगर आके बाहर कहता मोहम्मद बूटा, ये बात आके बाहर कहता फलां, तो नहीं मानी जानी थी। अलीमा खान साहबा ने भी ये बात की, सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये बात की, बैरिस्टर कोहर ने भी ये बात की, और उन्होंने क्या कहा कि हम फौज के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की मजबूती इसी में है, इसलिए कि मक्कार दुश्मन को जवाब देना है, इसलिए कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम चाहना है, इसलिए कि पाकिस्तान की तरक्की चाहनी है। अच्छा, एक लीडर में यही बयान होता है, वो ये नहीं कहता, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे लंदन भेज दो, मनु तुसी यूरोप भेज दो, मनु तुसी किसी हस्पताल भेज दो, मनु पित्ते की दर्द निकल आई है तो मनु फलां कर दो, मनु फलां कर निकला फलां कर दो। इमरान खान ने कहा है कि मुझे वो तमाम चीज़ें, वो तमाम तकलीफ़ें मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मेरे लिए इस वतन से आगे कुछ नहीं है। और मजबूत फ़ौज पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए जरूरी। देखें, आज का दिन बड़ा अहम दिन था, और आज सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर निकल के जो बात की, अलीमा साहबा ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सियासी तौर पर भी मैं समझता हूँ कि उनके सियासी मुखालफिन को फौरी चाहिए होगा कि इस पर एक कमेटी तश्कील दें और इस मामले को आगे लेकर चलें, और जो कौम बनी हुई है उस कौम के मोराल को मज़ीद बुलंद करें। और आज जो पहली खबर है उससे हमारे यहाँ पे खुशी है तो भारत जिथे जनाब और बड़ा जो चैनल भी बैन कर दो साडा उत्थे दोनों को रोना पिया है। वो आज तो मैंने देखे हैं उनके वो जो मेजर और साबिक आर्मी चीफ, जनरल शनरल जितने हैं ना, उनके चेहरों के रंग जो है ना, वो ऐसे लगता है कि सारा काला यरकान हो गया उन्हें, ऐसे लगता है कि उनके ऊपर कोई काला जादू हो गया है। वो आज के मैंने ये जेन्युइन बात कह रहा हूँ। मैंने एक का सुना, वो कह रहा है जी हमारी भी हमसे नाराज हो गई है, और मैंने सोचा हाथ ना बनाई, नाराज ही होनी है ना। यहाँ पर एक जज्बा ईमानी है और वहाँ पे कुछ हो रहा है। देखिए, आज हमने एक इवेंट किया हुआ था कि भारतीय जारहियत में मीडिया का किरदार, पाकिस्तानी मीडिया का किरदार, और आज सब ने ये बात की। और सलमान गनी साहब के एजाज़ में हमने तकरीब रखी हुई थी कि सलमान गनी साहब ने जो अवार्ड मिला उनको, अवार्ड तो बहुत से लोगों को मिले हैं लेकिन सच्ची मुच्ची दे घट लोगों को मिले हैं ना। तो उसमें बात हुई कि मैंने कहा जी अब तो हमें आप नहीं होगा ना, फलाना कहेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, बल्कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया ने जो कर दिया, अब पाकिस्तान के एक एक सहाफ़ी को तगमा इम्तियाज देना बनता है। अब एक एक पाकिस्तानी सहाफ़ी इसका हकदार है कि जिसने ना रात देखी ना दिन देखा, और तगमा इंडिया के सहाफ़ियों को देना बनता है, तगमा झूठ उनको देना बनता है। तमगा मुतमईन दें तो नहीं सर, झूठ और तगमा उन्हें दें जिन लोगों ने झूठ और इंतहा की। यहाँ पर तो सच की बात की गई ना, यहाँ पर तो सारी बात ही सच की गई। बड़ा अच्छा इवेंट था, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि सलमान गनी साहब को के एजाज़ में ये तकरीब थी, और उस तकरीब में पाकिस्तान की बात की गई, उस तकरीब में इस पाकिस्तान की मजबूती की बात की गई, उस तकरीब के अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए है, किसी सियासी जमात के लिए नहीं है। ये होता है यासर, ये सब कुछ है। तो जहाँ तक बाकी चीज़ें हैं वो छोड़ दें, लेकिन यासर एक बात तो बताएं, ये तो हो गई
ये एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। ये मैंने कल पूछा था जाजुल हक साहब से कि तैयारी किसने कराई है, याद है ना, मैंने पूछा था। तो जाजुल हक साहब ने भी जो बात की थी वो हम अपने प्रोग्राम में तो नहीं चलाते, लेकिन ये फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं, नज़मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा है वो भी ज़रा मुलाहिजा करें। कौन है फैसल वाडा? नहीं, वो है कौन? सेनेटर है। अच्छा, देखिए गुजारिश ये है कि वो एक जहनी मरीज़ हैं। वो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। ये जो इस तरह के जहनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। उनके सवालों का जवाब नहीं देते, उनके लिए दुआ मांगी जाती है। जी राणा साहब, फैसल वाडा पे पीका एक्ट लगेगा? मुझे बताएं। उल्टा किसी पर टीका एक्ट लग सकता है। और उस्मा बुखारी साहब अब पीका एक्ट लगेगा? किस बात पे? या तौहीन की है, फैसल वाडा साहब ने भी तौहीन की है, उन्होंने भी की है, आपने मैंने की होती तो पीका एक्ट लगना था कि नहीं लगना था? वो एयर होने से पहले ही लग जाना था ना, तो अब क्यों नहीं लगता? बात है कि फैसल वाडा साहब ने जो बात कही है उसका जवाब तो देना चाहिए था ना, या फिर उस्मा बुखारी साहब ने जो बात की है वो उस बात पे स्टैंड ले ले। मेरी बहन अपनी बात पे स्टैंड ले ले, फैसल वाडा साहब अपनी बात पे स्टैंड ले रहे हैं। 2 प्रोग्रामों में कहा उन्होंने, मीर साहब के प्रोग्राम पे भी कहे, मालिक साहब के प्रोग्राम पे भी कहे, और उन्होंने कहा 26वीं तरमीम जरी लानी है ना। अच्छा 27वीं तो अद्धी कहानी क्या जी, वो जो हुई है ना उसका आधा का जरा थोड़ा सा जो है वो जो लाना है वो उस पर कर। बात ये है यासिर साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है, अगर फैसल वाडा झूठ बोल रहा है तो फिर मुस्लिम लीग नून को उन पर केस कर देना चाहिए। इतने केस किए हैं ना, उन पर भी केस कर देना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि फिर कहें कि जनाब सेनेट में भी करारदाद पेश करें। अच्छा मुझे समझ नहीं, उनकी बात का जवाब जिनको देना चाहिए वो दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? वो सकूत क्यों ताड़ी? राणा साहब ब्रेक ले लेते हैं, राणा एहसान अफजल साहब उनसे पूछेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं, राणा एहसान अफजल साहब से गुफ्तगू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो सिफारती महाज के ऊपर पॉलिसी है किस हद तक कारआमद है और उसके क्या नताइज निकलने के इम्कानात हैं और किस हद तक बर वक्त हमने ये इक़दाम उठाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात के ऊपर माजी करीब में जिस तरीके की खलीज पाई जाती थी, क्या अब वो खलीज दूर करने के लिए हुकूमत कोई इक़दाम ऐसा उठाएगी कि जिससे ये यकजहती जो है ये देर पा दिखाई दे। और बजट अगर तश्कील पा रहा है तो बजट में क्या इम्कानात हैं कि किस हद तक बेहतरी हो सकती है या आवाम को रिलीफ मिल सकता है या IMF के साथ चीज़ें रीनिगोशिएट हो सकती हैं कि जहाँ पे भारत अपनी लॉबिंग करता हुआ ये कहे कि पाकिस्तान को अगली किस्त जारी न की जाए, लेकिन पाकिस्तान का जो एक कैनवस के ऊपर मंजर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वसी हुआ है उसकी बुनियाद के ऊपर बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के वो अगली किस्त जो है वो पाकिस्तान को जारी कर दी गई। तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि बातचीत दोबारा हो सकती है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो नरम करवाई जा सकती हैं? इसी बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राणा एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राणा साहब सबसे पहले तो आज जो फैसला किया गया आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का, इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में, बिलखुसूस खत्ते की सियासत के ऊपर और बैनुल अक़वामी मंजरनामे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे ख्याल से जो बर्तरी पाकिस्तान को हासिल हुई और जो एफर्ट्स थे उनको रिवॉर्ड किया गया है और इसका डेफिनेटली इस खत्ते के अंदर तो मैं समझता हूँ कि जो असर जीत का है वही असर जो है वो रेजोनेट होगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर जो यूनिटी नज़र आई है, जो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की दुनिया के अंदर बढ़ी है एक तरीके से आपकी दफाई कुव्वत के लिहाज से,
और डिप्लोमेटिकली भी जो आपने इंडिया को मात दी है और इंडिया परेशानी के आलम में वक्फ भेज रहा है, तो ये उसी को स्ट्रेंथन करता है, उस मौक़िफ़ को। अच्छा राना साहब, बजट कैसा दे रहे हैं? बजट में कौन कौन सी आवाम को खुशखबरियाँ दे रहे हैं? क्या सहूलतें मिलने जा रही हैं? देखिए अभी तो बजट जो है वो अंडर डिस्कशन है और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं मुख्तलिफ वजारतों से, लेकिन कोशिश यही है कि जो नौकरीदार तबका है उसको टैक्स के स्लैब्स में रिलीफ दी जाए, एक ऐसा बजट हो जो अब पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ लेके जाए। तो इस चीज़ को बैलेंस किया जा रहा है। उसके अंदर जाहिर सी बात है हम IMF प्रोग्राम में भी हैं, तो टैक्स कलेक्शन और टैक्स टू GDP के रेशोज़ को भी देखना है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि एक आम आदमी के बजट के अंदर जो उसका माहाना बजट है उसके अंदर कोई आसानी आए और ओवरऑल जो है मुल्क तरक्की की तरफ बढ़े। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बजट बेस कर रहा है। अभी जो निटी ग्रिटीज़ हैं, जो डिटेल्स हैं, वो इंशाल्लाह जल्द आने वाले चंद दिनों के अंदर सामने आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा राना साहब, क्या ये मुमकिनात में से है कि हम इस मौके के ऊपर कि जब मुख्तलिफ़ फेज़ेस में एक साथ मौसूल हो चुकी हैं पाकिस्तान को, हम रीनिगोशिएट कर सकें अपनी इस पूरे मंजरनामे में जो हमारा एतमाद या जो हमारी साख दुनिया के अंदर बढ़ी है? क्या इस पोजीशन में हम हैं या फिर उस सतह पे हम जाना ही नहीं चाहते? आप IMF की बात कर रहे हैं कि रीनेगोशिएट किया जा सके? जी जी। देखिए ओवरऑल तो हम तो IMF से आगे बढ़ के रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर। IMF जहां हमें एक्सटर्नल साइड पे सपोर्ट दे रहा है और ये EFF जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए है, तो पाकिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म्स जिनकी ज़रूरत है वो गामजन है और इससे बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर। तो हम तो देखें, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी कोई निगोशिएशन करने की, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो तो करते रहते हैं हम लोग हर रिव्यू के अंदर और ये बजट मेकिंग प्रोसेस के अंदर उनसे बातचीत होनी है, तो वो तो जारी रहेगी। तो ये तो रिफॉर्म्स का एजेंडा तो हमारा अपना है जो हम लेके चल रहे हैं। IMF तो एक कहता ही है, लेकिन हम तो उससे बढ़ के खुद भी कर रहे हैं। अच्छा, सुनने में आया कि जो IMF से आपकी मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो बजट की पे भी चल रहे हैं, उसमें पेट्रोल पर लेवी जो है वो 100 रुपया कर दी गई है। क्या इस बात में कोई हकीकत है? देखिए मैंने भी ये सोशल मीडिया पे पढ़ी है, लेकिन जब तक कोई ऐसी प्रेस रिलीज या कोई नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम या ओगरा की तरफ से नहीं आता तो मेरे ख्याल से वो हतमी नहीं होगा, लेकिन मैंने भी ऐसी खबर सुनी है। बहरहाल ये जो है इस वक्त हमें ये बेनिफिट है कि जो महंगाई की शरह है वो काफ़ी कम है इस मुल्क के अंदर, और जो तेल है ओवरऑल वो भी रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सस्ता तरीन है रीजन की कंपैरिजन से। लेकिन इसको हमने इंश्योर करना है कि ये सस्ता ही रहे रीजन के अंदर, लेकिन हमने जो हमारी टैक्स की कलेक्शन की ज़रूरियात हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो महंगाई की शरह है वो काबू में, तो इसका मतलब है कि महंगाई जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो सर महंगाई की शरह ये ईद के अय्याम में कितनी काबू में रहेगी? देखिए मेरे ख्याल से तो पूरे साल की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो काबू में ही रही है, तो यही परफॉर्मेंस आगे भी बढ़ेगी और इसको हम कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारी ओवरऑल एक माशी कारकर्दगी रही है उसका असर ये है कि महंगाई अब काबू में है। अब चैलेंज ग्रोथ का है, अब ग्रोथ होगी तो लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा राना एहसान अफजल साहब, वज़रा की तनहाई इसलिए बढ़ गई कि गुजारा नहीं होता, अरकान असम्बली की तनहाई इसलिए बढ़ गई कि गुजारा नहीं होता, तो अवाम का आप समझते हैं कि जितनी अवाम की तनहाई है उनका गुजारा होता होगा? देखें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका काफ़ी साल तक उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जबकि आम आदमी की या ओवरऑल जो मिनिमम पे जिसको कहते हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में लोग होते हैं उनके हर साल तनख्वाहों में इजाफा होता रहा है, और जो मिनिमम वेज है उसमें जिस तरह पिछली दफ़ा 20 और 25% इजाफा हुआ था, तो इस तरीके से MPA MNAs की तनख्वाहों में सालों तक कोई इजाफा नहीं हुआ था, तो उनको रीएडजस्ट किया गया है। राना साहब मैं यहीं पे अगर इजाज़त दे तो पिछले 3 सालों में 3 दफ़ा तनख्वाहें बढ़ी हैं, रिकॉर्ड चेक करके देख लें।
नहीं, 3 सालों में 3 दफा तनख्वाहें नहीं बढ़ी होंगी राणा साहब। मैं पूरे प्रोग्राम में आपसे हाथ जोड़ के इस बात पे माफी मांगूंगा। आप रिकॉर्ड कर चेक कर लीजिएगा। चले, ये रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं जी। कौन सी असेंबली की 3 दफा तनख्वाहें कंसेक्यूटिवली 3 सालों में बढ़ी हैं, ये बता दें। आप पंजाब असेंबली से लेकर केपी के असेंबली तक, नहीं, आप वफाक से लेकर असेंबली तक सब में चेक कर लीजिए। नहीं, आपने मौक़िफ़ ये दिया है कि किसी एक असेंबली की तनख्वाह जो है सबके नहीं, तो सबकी तो बढ़ी है, लेकिन अरसे बाद बढ़ी है ना। अगर एक असेंबली को निकाल, अगर 3 साल में नहीं बढ़ी होंगी तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हम माजरत करेंगे इस पे कि हम गलत कह रहे हैं। नहीं तो मैं कल के प्रोग्राम में रिकॉर्ड लगा दूंगा आपको। नहीं राणा साहब, इशू ये है कि अगर आप एक असेंबली को निकालेंगे ना, एक असेंबली को देखेंगे, अगर एक असेंबली की तनख्वाहें जो हैं, कोई भी केपी की निकाल लें, पंजाब की निकाल लें, वफाक की निकाल लें, अगर तो हर साल बढ़ती रही हैं तो नहीं बढ़नी चाहिए थी। और अगर हर असेंबली जो है उसकी तनख्वाहें रुकी रही हैं और फिर एक काफ़ी अरसे बाद 3-4 साल बाद या 5 साल बाद अगर उनको एडजस्टमेंट मिली है तो वो उन्होंने भी डिमांड की है और उनको मिली है एडजस्टमेंट, क्योंकि उनको हर साल उनकी तनख्वाहें इंक्रीज नहीं होती रही। ये लॉजिक है सर। फिर ऐसा कुलिया निकाल दें कि ये जो दूसरे लोग हैं, आम लोग या आम मजदूर, उसकी तनख्वाहों को भी 4 साल के लिए रोक दिया जाए उसी मकाम पे, और वो जो 10-10% हर साल बढ़नी है तो वो 40 की बजाय उनकी भी फिर 200% बढ़ जाए अगले 4 सालों में। देखें, ये तो अगर अवाम को तो हर साल जो है वो हर साल बढ़नी चाहिए जी। और अगर इनका MPMNS की भी एडजस्टमेंट उसके साथ ही हो जाए जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की होती है तो ये इशू ना बने। अब ये तो निकालना पड़ेगा ना डेटा के कितने साल तक फ्रीज रही हैं MPMNS की तनख्वाहें, तो फिर जब वो डेटा आएगा तो तब इस पे बेहतर एनालिसिस किया जा सकता है। ये बताइए फैसल वावडा साहब से, अगर देखा जाए तो मोहब्बत शहबाज शरीफ साहब की ज़्यादा लगती है। वो शहबाज शरीफ साहब को तमगे पहनाते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत पे कारी वार करते हैं। टिकटॉक की हुकूमत, कनीज़ाओं की हुकूमत, वो इस तरह की बातें पंजाब हुकूमत के बारे में कर रहे हैं और पै दर पै कर रहे हैं। तो यूँ लगता है कि जैसे वो छोटे मियाँ साहब के करीब होना चाह रहे हैं और बड़े मियाँ साहब से दूरी इख्तियार करके कोई खलीज बनाना चाह रहे हैं। क्या वजह है? एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ नफ़रत, वो भी इंतहा की। देखिए, जो अपने फैसल वाडा साहब हैं वो जो है वो शेख रशीद 2 बनना चाहते हैं। वो पेशेवन गोइयाँ भी करते हैं जो कि उनकी दुरुस्त नहीं होती, और वो स्पोक्स पर्सन शो करते हैं अपने आप को, जबकि ऐसे भी कोई नहीं है कि वो किसी अदारे के स्पोक्स पर्सन है। तो वो उनकी जो मकबूलियत है वो उनकी शोला बयानबाजी है, और वो करते ही इस वजह से ताकि वो मीडिया के अंदर रेलेवेंट रहें। तो डेफिनेटली जब वो तनकीद करेंगे, बेबुनियाद करेंगे और उसकी लॉजिक नहीं होगी तो फिर उनको जवाब भी मिलेगा। ना वो मेरे जो नॉलेज के मुताबिक कोई मियाँ नवाज शरीफ के या शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं, और ना वो हमारी कोई सूबाई हुकूमत के बड़े करीब हैं। वो शो ऐसे करते हैं कि वो किसी अदारे के कोई स्पोक्स पर्सन है या इंटरनल उनको किस अदारे के कोई मालूमात, किस अदारे के, पाकिस्तान या किसके? एक DGPR होता है ना, PDI, एक PID होता है, एक DGPR होता है, एक कौन सा दारा? चूंकि हमें तो ये 2 दारे ही, ये तो खबर आपके पास होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ ऐसा भी कोई नहीं है। हम आपने कहना किसी दारे करते हैं, आप कहते हैं किसी दारे को करते हैं, तो हम तो आपसे पूछेंगे, हुकूमत में आप बैठे हैं, हमने तो आपसे जानना है। मैंने तो आपको बता दिया कि वो इन्हीं जो है वो शोला बयानबाजी की वजह से मशहूर हैं और पेशेवन गोइयों की वजह से मशहूर हैं, जिसमें कोई हकीकत नहीं होती। तो उनकी मकबूलियत ये है ही मकबूलियत ये, तो उसको फिर जब वो लोगों को छेड़ेंगे तो उनको फिर जवाब भी मिलेगा। अच्छा राणा साहब, एक मेरा सवाल है कि आपने डेलीगेशन बाहर के लिए तश्कील दिया, आपने MKM की भी शमूलियत रख ली, आपने PMLN की भी रख ली, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी रख ली। अगर एका करके ही बाहर शो करना था तो क्या इसमें कबाहत थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बीच में रख लिया जाता? देखें, इसके लिए PTI खुद जो है वो कसूरवार है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह 2-3 ऐसे बड़े इवेंट्स हुए कि जिसके अंदर इनको दावत दी गई कि आप जो है वो शामिल हों, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी का जो कौमी असेंबली में इजलास हुआ वहाँ PTI को बुलाया गया, वो नहीं आए। इसी तरह जब ये जंग जारी थी तो
DGISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने खसूसी तौर पे ब्रीफिंग रखी थी, तो उसमें भी इनको दावत दी गई, उसमें ये नहीं आए। मैं उसमें मौजूद था, उसमें ये टॉपिक डिस्कस हुआ कि हमें एनवॉयस भेजने चाहिए, और उसके अंदर ये हामी भरी गई कि बिल्कुल ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। अगर वो उस मीटिंग में होते तो ज़रूर उनको भी दावत दी जाती। जब वो शामिल ही नहीं होते इस तरह के मौक़ों पे कि जहां मुल्क की यूनिटी शो करने की ज़रूरत हो, या जो है वो इस तरह की डिस्कशन हो रही हो, तो अगर होते तो मेरे ख्याल से वो ज़रूर शामिल होते। लेकिन वो जब उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल ही नहीं साहब, जब जंग का मामला है तो आपके वज़ीर आज़म साहब समेत तमाम अहम तरीन अदारों के लोगों ने ख़ुद इस बात को अप्रीशिएट किया है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ और उनके सोशल मीडिया, उन्होंने भरपूर साथ दिया है। तो जंग में जब इसको पूरी कौम एक बन गई है तो इस पूरी कौम को एक होने रहने दें, फिर तो ये छोटी छोटी बातें बहुत पीछे रह जाती हैं। नहीं, मैंने तो आपको वजह बता दी। अगर ये उन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में जहां सारी जमातों को दावत दी गई और इस तरह के प्लान्स डिस्कस हुए, उसमें शामिल होते तो डेफिनेटली ये उसमें भी फिर मौजूद होते। लेकिन जब वो वहां शामिल ही नहीं होते तो फिर इसलिए वो रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको शौक है कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मारने का, तो वो ये रवायत कायम किए हुए हैं। लेकिन आपके वज़ीर जो हैं कानून, वो कहते हैं कि हमेशा डेलीगेशन में हुकूमती इत्तेहादी जमातें ही जाती हैं। ये सेनेट में उनका जी बिल्कुल, ये भी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो राना साहब, क्या आने वाले दिनों में, जब वज़ीर आज़म ख़ुद ये कह चुके थे कि मुज़ाकरात जो हैं वो किए जा सकते हैं, और अब दूसरी तरफ से भी मुज़ाकरात की जो दावत है उसको कबूल कर लिया गया, बकौल अलीमा खानम, बकौल सलमान अकरम राजा, बकौल बैरिस्टर गौहर के खान साहब ने इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो क्या इस पे फिर वेलकम किया जाएगा, एक नया आगाज़ किया जाएगा, या फिर माजी की जो रकाबतें हैं उनको याद रखा जाएगा? देखिए, हुकूमत ने तो कभी दरवाजे बंद ही नहीं किए, ना वो मुज़ाकरात से वॉकआउट करके गए। ये PTI ने किया, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं। हमने तो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कौमी सलामती के इजलास पे भी इनको बुलाया, जो ब्रीफिंग थी इंटरनल DGISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, वहां भी बुलाया। हम आगे भी PTI को एंगेज करेंगे। ये तो इनकी तरफ से इशू खड़ा होता है कि जब तक आप खान साहब को पैरोल पे बाहर नहीं निकालेंगे तो हम जो है वो बैठेंगे नहीं। तो ये तो इनका अपना इंटरनल मसला है। हम तो एंगेज करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आगे भी तैयार होंगे। ये तो PTI ने फैसला करना है कि वो क्या चाहती है। वो क्या खान साहब को पैरोल पे निकाल के बाहर जब उनसे कोई बयान दिलवाएगी तो तभी अगर उसने बैठना है, तो ये तो उनका फैसला है। रुकावट उनके साइड से, हमारी साइड से नहीं। अच्छा राना साहब, अब तो आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खुश हैं कि अब भी हम शर्पसंद हैं, या भी कुछ ऐसा बात है? नहीं राना साहब, आपको तो किसी ने नहीं कहा कि आप शर्पसंद हैं। मैं पूरे मीडिया की बात कह रहा हूँ। नहीं ना, हमने पूरे मीडिया को कभी कहा है। देखें, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया की तो बड़ी क्रेडिबिलिटी बड़ी है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। फिर आज एक ऐलान कर दें। हमने तो आज लाहौर में एक बहुत बड़ा सेमिनार भी किया सलमान गनी साहब को तगमा इम्तियाज़ मिलने पर, और उसमें इशू भी यही था कि भारतीय जारहियत और मीडिया का किरदार। आपके स्पीकर साहब थे उसमें, मेहमान खसूसी पंजाब असम्बली के शामी साहब थे, अरशाद आरिफ साहब थे, सारे बड़े सीनियर थे, सलमान गनी साहब थे। तो फिर आज ऐलान करें, ये पीका एक्ट ख़त्म करें। जब आपको समझते हैं कि सब जिम्मेदार हैं, तो फिर पीका एक्ट किस चीज़ का? ख़त्म करें सर इसको भी। पीका एक्ट भी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाने के लिए है ना। ये तो हमने फिर किया कि सर फिर लगा दें फैसल वाडा पे लगा दे सर। फिर आज जिम्मेदारी का एहसास जो है ना, आज पूरा कर दे सर। यही है ना, आज फिर पूरा कर दे इस प्रोग्राम में, ये हो जाए ना फैसला। या तो आप फैसल वाडा साहब पे लगा दें, या उस्मान बुहारी साहब पे लगा दें, किसी एक पे लगा दें। यही इल्ज़ाम होता है ना। क्यों किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो भाई? क्यों झूठ बोलते हो? फिर किसी एक ने सच या किसी एक ने झूठ बोला है ना। फिर सर ये हम सहाफ़ियों से निकल के ज़रा सियासतदानों की तरफ भी आए। आपके पीका एक्ट पे तो आप दरखास्त देना जी। पहले कह रहा दरखास्त होता है, पहले भी जो पर्चा होता है कि एक SHO एक थानेदार ने वीडियो देखी और उस वीडियो में ये देखा और एक FIR होगी। उन्होंने कोई ऐसा
अपने ख्यालात और एक तनकीदी उन्होंने ये किया, तो मुझे नहीं पता कि पीका एक्ट के लिए ये क्वालिफाई करता है। किसी की इज्जत को बिला वजह अगर उछाला जाएगा तो उस पे पीका एक्ट का नाफिजुल अमल होगा, ये उसके अंदर लिखा गया है। तो सर ये इज्जत ही उछाली गई। एक है खबर गलत देना, वो एक अलग मामला है, लेकिन उस पीका एक्ट में ये भी है, ज़ैनिशिक में ये खबर भी है ना, उन्होंने खबर ही दी है ना। बड़ी सर खबर गलत देने के साथ साथ उन्होंने बड़ी जो है वो बेहुदा गुफ्तगू की, जो कि जिस तरह की वो करते रहते हैं। बहरहाल ये पीका एक्ट उस पर लागू होगा या नहीं, वो तो पंजाब का लॉ डिपार्टमेंट जरूर उसको देख लेगा, और अगर उनको लगा कि ये लागू होना चाहिए तो वो जरूर इसको प्रोसीड कर देगा। लेकिन ये लीगल टीम इसको फिर देखेगी और इस पे जायजा लेगी कि इस पे लागू होता है या नहीं होता। बात यह है कि राना साहब, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस पे लागू होता है। अब बात यह है कि हिम्मत किस में होती है कि ये किस पे लगाना। ये हिम्मत है हम जैसे सहाफ़ियों पे लगाने की, और नई हिम्मत है, चले अल्लाह करे ये माहौल ख़त्म ही हो जाए सारा, ये मसला ऐसा माहौल बने ही ना, हम ये दुआ गो हैं। तो फिर राना साहब हम समझ सकते हैं, आखिरी सवाल ये कि पॉलिटिकल सीज़ फायर भी पाकिस्तान में होने वाला? देखें, सीज फायर जो है वो तो तब होता है जब इंडिया ने हमारे पे हमला किया और यूनिलैटरली किया, बगैर किसी एक प्रोपोगेंडा के ऊपर बेस करके किया, और फिर मार खाई। और जब मार खाई तो फिर वो तीसरे जो सालसी के लिए तीसरे फरीक के पास चला गया। तो ये सिनारियो तो मुझे तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि पीटीआई ने 9 मई का वाकया किया, फिर पीटीआई ने जो है वो उसकी वजह से सज़ा काटी, और वो लेकिन फिर भी वो सीधे नहीं हुए। तो अगर सर, वो मेरे ख्याल से सर ये तो रियासती पॉलिसी है, रियासत इस बारे में क्या सोचती है, रियासत मुकद्दम है, जो मर्जी सोचे, लेकिन एक आमियाना सी सर बात है जिसके सर की कीमत $1 करोड़ हो, और आप बैनुल-अक़वामी सतह पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप उसे दहशतगर्द डिक्लेयर करें, और फिर दुनिया की ताकतवर रियासत का सरबराह जो है उसी से मुसाफिया करे, और फिर ये कहे कि ये पुरअसरार शख्सियत है। मैं शामी सदर की बात कर रहा हूँ। तो सर अगर ये बैनुल-अक़वामी सतह पे भी हो सकता है, और ये अपने अपने मफादात की बेहतरी के लिए या मुल्की मफादात की बेहतरी के लिए हो सकता है, माजी को भुलाया जा सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? ये सिर्फ मेरी राय, अदना सी राय है, बाकी एक राय मेरी भी थोड़ी सी शामिल कर लीजिएगा, अगर इजाज़त दें राना साहब, बुरा न बनाए तो। राना साहब 9 मई के बाद 8 फरवरी भी आया था, और बड़े बड़े बुर्ज उल्टे थे, बड़े बड़े बुर्ज। अवाम जिसके साथ खड़ी होती है, हमें अवाम के वोट के तकद्दुस का भी एहतराम करना चाहिए। अगर आपकी हुकूमत है उसका पूरा एहतराम करना चाहिए सबको, और अगर किसी को वोट पड़ा है तो उसका भी एहतराम करना चाहिए। तो ये चीज़ें, तो ये भी चीज़ें हमें देखनी होंगी। अब हमें रंजिशें बुलाकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम की तरफ जाना होगा। देखिए, बिल्कुल हम तो पीटीआई के साथ हर जगह एंगेज करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम समझते हैं कि एंगेजमेंट रहनी चाहिए। और जो यासिर साहब का जो सवाल था उसका देखें, अगर मोदी है तो हम समझते हैं कि मोदी हिंदुत्व पॉलिसी फॉलो करता है, लेकिन क्योंकि वो वजीर आजम है इंडिया का, तो अगर बातचीत हुई पाकिस्तान इंडिया की तो मोदी के साथ ही होगी। और जो सीरिया का इस वक्त सदर है, वो अगर पहले दहशतगर्द समझा जाता था, तो आज क्योंकि वो सीरिया का सदर है, तो अगर सीरिया से बातचीत होगी तो उसी के साथ होगी। तो इसमें तो कोई यानी कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। खान साहब अभी फिर अगर यही अप्लाई करना है तो फिर पीटीआई से अगर बात करनी है तो बैरिस्टर गौहर से तो हो नहीं सकती सर। जो बानी है, जिसका इख्तियार है, फिर उसी से ही होनी चाहिए। नहीं, वो तो अभी सजा याफ्ता है ना, तो जेल के अंदर है। तो जो इस वक्त बाहर जो चेयरमैन है जिसकी जिम्मेदारी है, उससे बातचीत हो रही है। सर इस मुल्क में सजा याफ्ता जो है वो आ भी जाते हैं, जलसे भी कर जाते हैं, और सारा कुछ हो जाता है। ये तो चलता है ही चलता है सारा कुछ सर। सियासी जब वो वक्त आएगा तो फिर हम बात कर लेंगे। चलें, ये आप लोगों की स्वाबदीद है, आप बात करें ना करें, अवाम अपना फैसला सुनाएगी जब भी कभी इलेक्शन होंगे। अगर आप मुल्क में इस्तेहकाम चाहेंगे बात कर लेंगे, अगर आप नहीं इस्तेहकाम चाहेंगे नहीं बात करेंगे, ये आपकी स्वाबदीद है। हम बतौर सहाफ़ी सिर्फ आपसे अर्ज नहीं, आप सिर्फ आपसे सवाल कर सकते हैं। हमने फैसल वाटा साहब का एक सवाल आपके आगे रखा है, कभी दोबारा होगा तो मैं वैसे आपको आपके व्हाट्सएप पे अभी पी का एक्ट भेज देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी पंजाब में रहते हैं,
और आप पंजाब गवर्नमेंट को हदायत करेंगे असं फिर देखना किरा किन्ने पानी च। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना के लिए। नाज़रीन दीगर चीज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक जिसको चलाने की बात थी, और दूसरी बात मुज़ाकरात के हवाले से जिसका इंदिया दिया जा चुका है, इशारे दिए जा चुके हैं। इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुद आगे बढ़ेगी या अभी उनका मौक़िफ़ वाज़ेह हो चुका है और हुकूमती जवाब का इंतज़ार किया जाएगा। ये तहरीक जो है जिसका मंजरनामा ये सामने आया है कि कोई ये ना समझे कि तहरीक अब नहीं चल सकती, तो वो तहरीक के लिए कितने वक्त का इंतज़ार किया जाना है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर शाहिद महसूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, डील नहीं होगी, मुज़ाकरात होंगे, ये इशारा दे दिया गया, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की बाज़ुबानी इक़्तिदार के महलों तक भी पहुँचा है, आम आवाम तक भी पहुँचा है। क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्या अपना कोई डेलीगेशन तश्कील दे रहे हैं या आपकी तरफ से ये वाज़ेह पैगाम है, या फिर कोई इन रिटन जो है वो जिस तरह माजी में कहा जाता था कि इन रिटन दें जी, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर इन रिटन देने की कोई पॉलिसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, राना अजीम साहब। देखें, एक चीज़ तो यासिर साहब बड़ी वाज़ेह है इसके अंदर कि डील नाम की तो कोई चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेपर्स में ना कभी थी और ना कभी होगी, क्योंकि इसके ऊपर इमरान खान साहब का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि किसी डील के नतीजे के अंदर तो मैं बाहर आऊँगा नहीं, और वो मर्द आहन डट के खड़ा हुआ है और पाबंद सलासल भी है। पिछले 2 साल के अंदर नाहक जो है पाबंद सलासल है। तो मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब का शुरू दिन से मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। मुज़ाकरात से कभी ना दौड़े हैं ना दौड़ेंगे, बैठ के आमने सामने बात होगी। और जिस तरह पहले आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, और उस हवाले से जब भी कभी कोई बात होनी है मुज़ाकरात के हवाले से, कहीं पे कुछ जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह राना अजीम साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, इस्तेहकाम लाने के हवाले से जब भी कहीं पे कोई टेबल टॉक होगी तो उसका जो मेन प्लेयर होगा वो इमरान खान होगा। और उस वक्त आप देखेंगे इमरान खान बाहर भी होंगे, हुकूमत को लेकर आना पड़ेगा। जितनी जल्दी इस बात पे ये आ जाए उतना ही इस मुल्क के अंदर जल्दी इस्तेहकाम आएगा। अच्छा, आज खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई उसके बाद, क्योंकि ये हम इसलिए कहते हैं खान साहब की तरफ से आई कि लीमा खान साहब, मैंने भी यही कहा और सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही कहा, इसके बाद कितने दिन वेट करना है कि आगे से क्या जवाब मिलता है? क्योंकि मेरे पास जो खबर है वो है कि सेकंड प्लान भी तैयार है। अगर पहले कोर्ट को नहीं माना जाता तो फिर सेकंड प्लान भी तैयार है। देखिए राना अजीम साहब, ये तहरीक जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो प्लान बी आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये 8 फरवरी के बाद स्टार्ट हो गया था। आपको याद है आज भी जो है वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर हमारे जो है आइन की बालादस्ती के हवाले से ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस के साथ वो मामलात को लेकर चल रहे हैं, जिसको हमारे जो है महमूद खान अचकज़ई साहब लीड कर रहे हैं। तो एक तहरीक तो चल रही है ऑलरेडी और बड़ी मौसर अंदाज के अंदर चल रही है। हर जगह पे आपको पता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान के जो है वो बैरूनी महाज के ऊपर जब इंडिया ने हमला किया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बाकी सारी जमातें यकजा होकर, यकजुबान होकर अपने सारे इख्तलाफात को भूल के तहरीक को कुछ अरसे के लिए जो है वो रोक दिया गया कि हम लोग किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे, हम लोग को अपना पुरअमन एहतजाज जो आईन पाकिस्तान में हक देता है हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, और यकजुबान होकर हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े होंगे। और आपने देखा कि जब पूरी कौम इकट्ठी हुई, जब पूरी लीडरशिप इकट्ठी हुई, इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, तो अफवाज को भी उससे एक ताकत मिली और फिर हमने एक मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज इंडिया जो है वो शिकस्त खोर होकर बैठा हुआ है
और जगह जगह से पसपाई हो रही है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस पिछले कुछ अरसे से ये जो हमारा एक एपिसोड गुजरा जिसके अंदर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब के सब स्टेक होल्डर्स फातेह करार पाए, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इसको सामने रखते हुए आने वाले वक्त के अंदर भी ऐसी ही स्ट्रेटजी को लेकर चलें कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए इमरान खान साहब के ऊपर सारा बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि कोई उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा नहीं है, कोई करप्शन का मुकदमा नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई फ्रॉड का पर्चा नहीं है। उनके ऊपर जितने केसेस हैं वो सारे के सारे सियासी केसेस हैं, पॉलिटिकल केसेस हैं, और पॉलिटिकल केसेस का जो मुस्तकबिल होता है, जो उनकी किस्मत होती है, वो पाकिस्तान की तारीख बताती है कि वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। आपने वो भी देखा होगा जब नादरा का दफ्तर चल के जो है वो मियां नवाज शरीफ के लिए एयरपोर्ट पे चला गया था, सारे के सारे मामलात हो जाते हैं। तो इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं अब इनको हुकूमत को चाहिए और जो हमारे अकाबरीन हैं उनको चाहिए कि वो इन पॉलिटिकल सियासी केसेस से हट के पाकिस्तान को सामने रखते हुए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सामने रखते हुए, पाकिस्तान को आने वाले वक्त के अंदर एक भरपूर आवाज़ जो उम्मत मुसलमा की, आज देखें ना फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, मतलब कोई हमने शायद उस मामले को अबंडन ही कर दिया, हमने जो है वहाँ से अपनी नज़रें ही फेर ली। देखें ट्रंप सऊदी अरेबिया जाता है, फ़लस्तीन के ऊपर कोई बात नहीं है। तो आज अगर पाकिस्तान जिसने आज बैरूनी महाज के ऊपर आज हमने देखे जो कश्मीर का मामला है आज दोबारा एक बाईलेटरल इशू से इंटरनेशनल इशू बन गया है, इसी तरह ही हम अगर सब मिल के पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं हम सब मिल के चलें और एक यक जुबान होकर चलें, तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ादी का वक्त है बल्कि कश्मीर को भी हम आज़ाद करवाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर यकजहती हो, हमारे अंदर इत्तेहाद हो, हमारी आपस की जो ज़ाती रंजिशें हैं उनको पसे पुश डाला जाए और पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान को लेकर चला जाए, तो इंशाल्लाह ये मामला इतना दूर नहीं है। अच्छा बैरिस्टर साहब, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस है उसमें बराह रास्त नशर करने की इस्तदा की गई है, क्या बनेगा इस केस का? इतना अरसा बीत गया, ना उधर से कोई जवाब आया, तावीलें जो जमा करवाई गई थी वो भी अब खामोश हो गई, तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए यासिर साहब, आपको याद होगा कि शुरू दिन से जब से ये मामला जो है इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है सिंबल लिया गया, ये महसूस नशिस्तों वाला केस चलाया गया और बहुत सारे केसेस चलाए गए। तहरीक इंसाफ ने शुरू दिन से एक मौक़िफ़ रखा कि हमारे जितने केसेस हैं इनकी लाइव स्ट्रीमिंग चलाई जाए, इनको बराह रास्त नशर किया जाए, पूरा पाकिस्तान देखे कि 9 मई के अंदर जो असल मुहर्रकात थे या जो असल लोग थे वो कौन थे। उसके ऊपर हमने जुडिशल कमीशन का भी हमेशा जो है वो रखी है सामने बात कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये रिजर्व सीट्स के हवाले से आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आज भी इन फील्ड है, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, दैट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इन्हें अदालत जो है पिछले साल एक से इसके ऊपर चली आ रही है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम आई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, और आपको याद होगा हम शुरू दिन से एक बात के ऊपर, हम तो 26वीं आईनी तरमीम वाले केस के ऊपर चाहते हैं कि उसको बराह रास्त नशर किया जाए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर लग रहे हैं, जिनके ऊपर हमें सीरियस किस्म की एप्रीहेंशंस हैं कि हमें वहां से इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि हमने इसके ऊपर एप्लीकेशंस भी दी, हामिद खान साहब की एप्लीकेशन पेंडिंग है कि हमें एक महसूस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं है, हमारे केसेस उन बेंचेस के ऊपर ना लगाया जाए। लेकिन इन सारी चीजों को बाला ताक रखते हुए हमेशा उन बेंचेस ने केसेस सुने भी, बराह रास्त नशर भी नहीं हुए। लेकिन आज भी हमारी ये डिमांड है और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, पूरी कौम देखे कि रिजर्व सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, आइन और कानून क्या कहता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हट दर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा। तो ये एक बड़ी लेजिटिमेट सी डिमांड है, पहले भी हुआ है नशर, दोबारा होना चाहिए। आज की समाज से नतीजा क्या निकाला आपने? फैसल सदीकी साहब के रिमार्क्स में देखिए राना साहब, देखिए राना साहब, ये जो मामला रिजर्व सीट्स के हवाले से दोबारा स्टार्ट हुआ है,
तो इसके ऊपर तो बड़ी क्लैरिटी है हमें शुरू दिन से। देखिए, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जो मैंडेट अवाम ने दिया, जो रिजर्व सीट्स हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से उनको मिलेंगी, ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर और 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये जो मैंडेट मिला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला और ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जाती हैं, और यही सारी के सारे आर्गूमेंट्स हैं जिनको कोई आदमी निगेट कर नहीं सकता। अब अगर जो है वो राणा साहब कानू का चिट्टा आखी जाइए तो उन्हें चिट्टा बनता नहीं जाना, उन्हें रहना काले दा काला ही है। कुछ अरसे तक हो सकता है कि उन्होंने तुसी चिट्टा कह के आपकी गल मनवा लो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बात बनेगी नहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट में बेशक ये रिव्यू पिटीशन है, इसके ऊपर फैसला वही आएगा जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। अच्छा, शाहिद मसूद साहब, पॉलीग्राफिक टेस्ट होना था इमरान खान साहब का, वकला की गैर मौजूदगी में उन्होंने करवाने से इनकार कर दिया, इसका प्रोसीजर क्या होता है? देखें, एक तो जो है यासिर साहब, बात यह है कि अब इमरान खान साहब को तकरीबन 2 साल हो गए हैं पाबंद सलासल। इन 2 साल के अंदर 9 मई के केसेस अदालतों के अंदर भी चले, आपने देखा ये केसेस जो है वो जेल के अंदर भी चला। पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफ़ा अदालत खुद चल के जेलों के अंदर गई और वहाँ पे लगी, और एक कैदी जिसके बुनियादी आइनी हकूक हैं कि उसको एक्सेस टू पब्लिक दी जाए और पब्लिक एट लार्ज बैठ के जो है फ्री ट्रायल का कॉन्सेप्ट ये है कि आम आदमी भी जाकर उसको देखे, वो एक्सेस नहीं दी जा रही। अब जो पॉलीग्राफिक टेस्ट का बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि जो कानून है वो ये कहता ज़रूर है कि ये आप करवा सकते हैं, ये लेबॉर्ट्री जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री बनाई गई हैं ये सारी ये इसी मकसद के लिए बनाई गई हैं, लेकिन जब एविडेंस ऐसी हो जिसके अंदर ताख़ीर आ जाए, 2 साल तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स क्या सो रहे थे, तो ये सारे ताख़ीरी हरबे हैं जो प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल कर रही है ताकि केस को ड्रैग किया जाए। कल भी इमरान खान साहब का आपको पता है 190 मिलियन पाउंड का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। 27 को जो है उनकी बेल पिटिशंस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 9 मई केसेस के अंदर 8 केसेस हैं जिनके अंदर लगी हुई हैं, और जो पिछले कुछ 3 महीने से एडजर्न हो रहा है सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर कि पूरा रिकॉर्ड जो 9 मई का केसेस का है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह की ताखीर जो है क्रिमिनल फौजदारी मुकदमात के अंदर जो है वो उसका नुकसान बराह रास्त जो है वो मुल्जिम को होता है, और इमरान खान साहब उसके विक्टिम हैं कि उनके केसेस के फैसले नहीं हुए जा रहे, और ये ताखीरी हरबे, कभी कहते हैं जी हमने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है, कभी कहते हैं हमने जो है वो जो है वीडियो उसकी जो है फोरेंसिक करवानी है, कभी जो है वो जो है प्रोसिक्यूशन के सारा रिकॉर्ड जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है। तो ये ताखीरी हरबे हैं, ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उससे इंसाफ की नफ़ी हो रही है, और इमरान खान साहब तकाजा कर रहे हैं, बल्कि देख रहे हैं पाकिस्तान के कानून को कि कब उनको इंसाफ मिलता है। देख रहे हैं पाकिस्तान के कानून को कि कब उनको इंसाफ मिलता है, वो तकाजा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद मसूद हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अल्लाह निगहबान।